नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर्स पोडियम यूट्यूब चैनल पे। और डेट है आज की 14 जुलाई 2025 और हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बात करें यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, सीएपीएफ के पेपर 1 पेपर 2 की, स्टेट पीसीएस की और वेरियस अदर एग्जाम्स की जिनके अंदर स्टेट पीसीएस और जिनके अंदर करंट अफेयर की वेटेज काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो टॉपिक्स देखते हैं आज हम कौन कौन से हैं। पहला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये क्या है? ये मराठा के जो फोर्ट्स हैं वो ऐड हुए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। छोटी सी न्यूज़ जानने के लिए बस। तमिलनाडु का टीबी मॉडल है। हमारे देश में क्या है ना, ग्लोबली हम सबसे ऊपर हैं टीबी के केसेस में। ग्लोबली टीबी में टॉप करता है इंडिया। तो एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत हो जाती है अपने देश से टीबी जैसी बीमारी को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीक़ा से बाकी स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करके टीबी के केसेस को कम कर सकती है। फार्म क्राइसिस इन इंडिया मेड इन चाइना, ये है कि भाई किस तरीक़ा से जो हमारे देश में छोटा सा क्राइसिस चल रहा है वो कैसे मेड इन चाइना है। ये आर्टिकल छपा है द हिंदू के अंदर। एआई इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे है? एआई इन कैसे हमने पढ़ा? एआई इन चाइल्ड हेल्थ केयर, एआई इन वुमेन एम्पावरमेंट पढ़े थे ना लास्ट में 2-3 दिन। ठीक है, पीएम ई ड्राइव स्कीम है ये इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और ग्लोबल जेंडर कैप रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ये GS1 GS2 दोनों के हिसाब से ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स हैं ना, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं उसमें हर साल एक रिवीजन होती है, उसमें कुछ ऐड किए जाते हैं। तो इस बार उसमें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो फोर्ट थे ना मराठा टाइम के, महाराष्ट्र के अंदर या अदर किसी रीजन में, ठीक है, उनको ऐड कर लिया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है इंडिया के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए और हमारा जो आर्किटेक्चर उसको प्रमोट करने के लिए, टूरिज़्म के लिए एक तरीक़ा की स्टैम्प हो जाती है ऑफिशियल। पहले भी हालांकि यहाँ पे फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा था टूरिस्ट का, लेकिन जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी के नाम से जुड़ जाता है ना, तो उसके फिर टूरिज़्म के साथ साथ उसकी सेफ्टी और उसको प्रिजर्व करने का जो इम्पोर्टेंस है ना वो और बढ़ जाती है। ठीक है, तो 47 सेशन हुआ था ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का पेरिस के अंदर, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये है। और कौन कौन से जो 12 इम्पोर्टेंट फोर्ट्स हैं, एक उनमें तमिलनाडु में, बाकी महाराष्ट्र के अंदर है। सलहेर फोर्ट, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पनहाला फोर्ट, विजय दुर्ग, सिंधुदुर्ग, सब आपने नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं, किसी मूवी के अंदर ज़रूर सुने होंगे। और ये जिंजी फोर्ट है तमिलनाडु के अंदर, ये है इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए। एक छोटा सा मैप है किंगडम ऑफ शिवाजी की बात करें तो ये महाराष्ट्र का रीजन है सारा। ठीक है, ये थोड़ा सा कर्नाटक आ जाता है। ये कृष्णा रिवर है, ये अपना कावेरी का माउथ है। ये पलार रिवर है, पलार। ये है अपनी पुन्नारू और ये है पिन्नारू रिवर पे कोलार। ये बिल्लारी है कृष्णा रिवर पे। और ये सारा अपना गोदावरी का रीजन है। ठीक है, तो एक बार ये ना आप अच्छे से देख लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना कि ये महाराष्ट्र मराठा किंगडम शिवाजी जी का इतना किंगडम था इस एरिया में। ठीक है, तो ये हमने जाना कि किस तरीक़ा से मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, बढ़ते अगले टॉपिक, ये इतना ही जानना है इसके लिए और कुछ ज़रूरत नहीं है। ये है अगला टॉपिक कि फार्म क्राइसिस इन इंडिया मेड इन चाइना। मेड इन चाइना कैसे है, ये आप देख रहे होगे इस पर लिख रहा है मेड इन चाइना। और ये क्या है? ये DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, खेती में यूज़ होता है। ये फार्मिंग में जो फर्टिलाइज़र है उसके तौर पर यूज़ होता है ये। और इससे क्या होता है, जो यील्ड होती है ना क्रॉप की, फसल की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। आपको सभी को पता है, ये तो बेसिक एग्रीकल्चर का टॉपिक है एक। तो इंडिया क्या है ना, इंडिया इम्पोर्टर है बहुत बड़ा। ठीक है, कह सकते हैं सबसे बड़ा इम्पोर्टर है DAP का, फर्टिलाइज़र्स का। और चाइना जो है टॉप का एक्सपोर्टर है। अब चाइना क्या करता है? चाइना खेलता है एक तरीक़ा की चीप डिप्लोमेसी करता है। ठीक है, चीप पॉलिटिक्स करता है। कैसे करता है कि इससे पहले क्या किया था कि जो जापान था वो रेयर अर्थ मिनरल से लेता था। हम भी लेते हैं, अब भी लेते हैं। चाइना तो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर रेयर अर्थ मिनरल्स का। तो पहले जापान के साथ उसका डिस्प्यूट हो गया था साउथ उसमें सेनकाकू आइलैंड पे। ठीक है,
सेनकाकू जो आइलैंड है ना, उसका डिस्प्यूट है जापान और चाइना के बीच में। तो इसने क्या किया था कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे ना, उनकी सप्लाई बंद कर दी थी। इसी तरीक़ा से इंडिया के साथ कर रहा है। एक तरफ तो बात करते हैं डिप्लोमेसी की, एक तरीक़ा से होता है, दूसरी साइड से होता है चीप पॉलिटिक्स। कि अभी जो है ये ना मिंट के अंदर भी छपा था आर्टिकल, ठीक है। तो मेरे को ये था कि कुछ थोड़ा सा उसमें पॉइंट्स आए तो मैं उसको लिखूँ, उसमें सिर्फ डाटा दिया हुआ था। तो अभी ये हालांकि ये जो राइटर है ना, थोड़ा सा इन्होंने बायस्ड का होकर लिखा है, ये एंटी बीजेपी टाइप का आर्टिकल है, लेकिन मुझे जितना पॉइंट इसमें चाहिए था मैंने उतना लिया, बाकी नहीं लिया मैंने। तो ये डीएपी है जो डायमोनियम फॉस्फेट, ये क्रिटिकल फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है ये फार्मिंग के अंदर। और चाइना ने इसका क्या है, जो एक्सपोर्ट है ना वो रोक दिया है इंडिया में, ठीक है। जो पहले अभी इंडिया में एक्सपोर्ट होता था, हम इंपोर्ट करते थे चाइना से, उस पर रोक लगा दी है। और वो महंगा बिक रहा है ब्लैक मार्केट में। पहले अगर वो बिकता था 1,000 रुपये का, तो बिक रहा है वो 1,400 रुपये का ब्लैक मार्केट में। तो फार्मर तो कहाँ से अफोर्ड करेंगे ना ये सब। तो बहुत से फार्मर्स ने छोड़ दिया है कि भाई हम तो अपना कुछ और इसका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हम डीएपी कहाँ से खरीदें हम। चाइना क्या करता है, जो फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट या कोई और रेयर अर्थ मिनरल भी हो गया ना, तो उसको भी वेपनाइज करता है। कैसे करता है, अनऑफिशियल इसको रोक दिया, बोला नहीं कि भाई कुछ और रीजंस लगा दिए, ठीक है। अनऑफिशियल स्टॉप कर दिया। जो फर्टिलाइज़र शिपमेंट इंडिया के लिए आनी थी उसको नहीं भेजा उन्होंने। पहले भी कर चुका है जापान के साथ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट में। जापान इसको वर्ल्ड उसमें ले गया था ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वहाँ जीत भी गया था केस को। अभी बताया था इनकी स्टोरी छोटी सी। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्पोर्टर डीएपी का, और चाइना जो है टॉप सप्लायर है। अब अगर ये बात बताओ, अगर ये हमारी जो एग्रीकल्चर है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद टोटली तो डिपेंडेंट हो चुकी है ना कहीं। अभी हम थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं ग्रीन फार्मिंग की तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, ठीक है, क्लीन फार्मिंग की तरफ। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है वो इतना इक्विप्ड नहीं हुए हैं विद मॉडर्न फैसिलिटीज़, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। पानी की भी कमी देखी जाती है देश के अंदर। और बात करें, देखो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये टॉपिक बिहार स्पेसिफिक भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं वहाँ पे। तो हम हर प्रकार से जानेंगे। और थोड़ा सा मैं बिहार के बारे में इसलिए बता दूंगा क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के लिए, अपनी फूड सिक्योरिटी को सस्टेन करते रहने के लिए। अगर मैं सिर्फ बिहार की बात करूँ, या फिर जो और रीजन्स हैं जिनको जो मध्य प्रदेश हो गया, जो थोड़े से इकोनॉमिकली वीकर जोन में जो स्टेट्स आते हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर अभी भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ही है, ठीक है। तो अगर बात करें सिर्फ बिहार की, तो यहाँ पे क्या है कि अभी नेट इम्पोर्टर ही है ना फूड का। और यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन, रूरल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर तो गरीबी बहुत ज़्यादा है। जो माइग्रेशन का होता है वो इसी वजह से तो होता है, क्योंकि वहाँ हर साल फ्लड्स आते हैं, ठीक है, हर साल फ्लड्स आते हैं तो वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है। फिर सीजनल माइग्रेशन होता है, जब खेती करनी होती है तब अपने घर पे आ जाते हैं, तब हो जाती है तो वहाँ चले जाते हैं। बाहर से कमा के पैसे अपने यहाँ पे आते हैं। जो लेबर क्लास है पंजाब में, हरियाणा में जो काम कर रहे हैं गरीब किसान, वो अपने वहाँ पे आके किसानी करते हैं फिर, ठीक है। और वहाँ पे क्या देखते हैं कि उनको जो क्रिटिकल फर्टिलाइज़र चाहिए डीएपी, वो उनको मिल ही नहीं रहा है। अगर मैं सिर्फ बिहार की बात करूँ, तो जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ, अगर मैं उस हिसाब से बात करूँ, तो मेरे को कोई ये नहीं है कि मैं सिर्फ बिहार की बात करूँ। आप किसी और राज्य का भी लगा सकते हैं, आप मध्य प्रदेश का भी लगा सकते हैं, आप राजस्थान का भी लगा सकते हैं, आप झारखंड का भी लगा सकते हैं, आप किसी भी स्टेट का लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि वही खरीफ सीज़न जो सोइंग है उसकी बुवाई आने वाली है। और जो हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, पोटैटोस, इनमें तो क्रिटिकल फर्टिलाइज़र की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ना। क्योंकि आप इनको, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप, एक तो हो गया, एक जो खेत हो गया उसको केमिकल फर्टिलाइज़र से हमने उगाया, ठीक है। दूसरा हो गया कि जिसको हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाया, बेशक ये अच्छा होगा, ठीक है, इसमें जो हेल्थी क्रॉप्स निकलेंगी, लेकिन जो यील्ड होगी ना वो होगी मान लो 50 किलो, ठीक है, लेकिन इसमें होगी ना 150 किलो होगी, 3 गुना या 200 किलो होगी। तो ये अंतर हो जाता है ना केमिकल फर्टिलाइज़र का। इसलिए जो ये हाई वैल्यू क्रॉप्स है ना, इनके अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। राइटर कहते हैं कि इंडिया बात करता है आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। इसकी बात करते हैं कि भाई हमको जब केमिकल फर्टिलाइज़र डीएपी अगर हमको लेना पड़ रहा है चाइना जैसी कंट्री से, जो कभी भी इस तरीका का चीप पॉलिटिक्स खेल सकती है, तो हमको अपने आत्मनिर्भर भारत को इन्हीं उसमें करना चाहिए ना, फार्मिंग में कम से कम प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जापान का क्या केस था, प्राइवेट पार्टिसिपेशन है उसको भी इनक्रेज नहीं किया गया है उस हिसाब से, अर्जेंसी के हिसाब से इनक्रेज तो किया गया, लेकिन उतना अर्जेंसी के हिसाब से नहीं किया गया कि आप अभी इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, ठीक है।
जापान की बात करें तो जापान के साथ क्या हुआ था कि इनका सेनकाकू आइलैंड का ना डिस्प्यूट है, सेनकाकू। तो इंडिया ओ सॉरी जापान का और चाइना का, अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ था। तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ना, उनकी एक्सपोर्ट करता था चाइना जापान को, चाइना करता था जापान को। जैसे इंडिया के साथ अभी गलवान वैली में डिस्प्यूट हुआ था 2020 में, ऐसे ही इनके साथ डिस्प्यूट हुआ था। तो इन्होंने भी क्या किया कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो शिपमेंट्स थी उसको रोक दिया। अब जापान लेके गया इस केस को WTO में और जीत भी गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जापान ने जो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी ना, सेल्फ सफिशिएंसी रेयर अर्थ मिनरल्स में, उसको बढ़ाया। और अपनी जो डिपेंडेंसी है ना, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, उसको 30% तक कम कर दिया। ठीक है, ये कहना चाह रहे राइटर कि भाई अगर हम इम्पोर्ट के डिपेंडेंट हैं चाइना जैसी कंट्री के, तो हमको ना इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और आगे भी अब हमारा तो ये देखो ना, सबसे ज़्यादा हमारी जो लेबर है, सबसे ज़्यादा जो वर्क फोर्स है, वो तो एग्रीकल्चर में ही है ना अभी भी। और वो भी डिपेंडेंट हो गया किसके, इम्पोर्ट के, और वो भी चाइना जैसी कंट्री के। समझे। तो ये तो बहुत ज़्यादा अपने आप में कंसर्निंग इशू हो जाता है ना, कि हमारी तो इकोनॉमी को, हमारे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट हो जाती है ना ऐसी कंट्री की चीप पॉलिटिक्स में। तो हमको इम्पोर्ट डिपेंडेंट ख़त्म होके हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, ये कहना है राइटर का। ठीक है, इंडिया ने कोई अभी तक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन तैयार नहीं की है फॉर क्रिटिकल इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर एंड रेयर अर्थ मिनरल्स, ऐसा कहना है राइटर का। और हमको इम्पोर्ट जो है डाइवर्सिफाई करनी चाहिए नॉर्थ अमेरिका से, ये भी कहना है। ठीक है, इस सब से फार्मिंग तो अफेक्ट हो ही रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी तो हो रही है, क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टनल बोरिंग मशीन थी। मैं बताता हूँ, टनल बोरिंग मशीन थी वो से आनी थी चाइना से। एक मशीन होती है जो ये सिग्नेचर पुल आपका बना हुआ है दिल्ली के अंदर। तो इसमें ना इस तरीक़ा से इधर एक जैसे ये पुल बना हुआ ना यहाँ पे, और ये रिवर बह रही है यहाँ पे। तो वो मशीन बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, कि जो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स के स्लैब्स थी ना, उनको तोड़ने के लिए। वो जर्मनी के पास थी। ठीक है, जर्मनी के पास थी वो। तो वो 2-3 साल तक फ्री ही नहीं थी मशीन। तो हम कहीं ना कहीं इस तरीके के डिपेंडेंट हो जाते। एक टनल बोरिंग मशीन है, टनल बोरिंग मशीन, वो चाइना के पास है इस टाइम, एडवांस लेवल की होगी, चाइना उसको भी भेजता। एक होता है ना, एक आप भी ग्रो कीजिए हम भी ग्रो कीजिए। तो इस तरीके की जो चीप पॉलिटिक्स है ना, वो चाइना खेलता है। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो हमको डाइवर्सिफाई करना होगा अपने को। और जो फार्मर्स का जो इशू है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। और भारत सरकार तो बात करती है ना कि हम डबल करेंगे फार्मर्स की इनकम को। ठीक है, तो इस तरीक़ा से फूड सिक्योरिटी रिस्क में आ जाती है। गरीब किसान है तो क्या करेगा, चाहे वो बिहार का है, चाहे वो झारखंड का है, चाहे MP का, वो तो डिपेंडेंट हो गया ना सरकार के, कि आप DAP नहीं लेकर आएंगे तो हम किस तरीके से करेंगे। अब वो अपने आप को सस्टेन करने उतनी ही फसल बोए, वो चाहता है कि इसमें से वो कुछ बेचे भी। ठीक है ना, इसमें से कुछ बेच के कुछ कमाए भी। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये सब टॉपिक्स। इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ाया ये, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बायस्ड था आर्टिकल, लेकिन मैंने वो अपने अपने मेन पॉइंट्स उठाए इसमें से। और ये बिहार इलेक्शन आ रहा है तो ये बिहार स्पेसिफिक था। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा बिहार का एग्जांपल दे दी कि किस तरीक़ा से जो गरीब किसान है वहाँ का, जो खेती करता है, धान की खेती में, गेहूँ की खेती करता है, वो बाहर अदर स्टेट्स में भी जाके काम करता है। और जब वो अपने यहाँ पे काम करता है तो उसको देखने को मिलता है कि जो क्रिटिकल फर्टिलाइज़र्स चाहिए वो उसके पास है ही नहीं। ठीक है, तो हमको भी ज़रूरत है कि हम अपनी जो डिपेंडेंसी है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स हो या कोई ड्रिलिंग मशीन हो या अपना फर्टिलाइज़र्स हो, उस पे हम कम करें। चाइना ही नहीं, और भी किसी कंट्रीज़ पे। और हमको सेल्फ रिलायंट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये एक मॉडल है TB का, ट्यूबरक्लोसिस का। तमिलनाडु का मॉडल है। क्या नाम है इसका, तमिलनाडु इसाया इराडिपू थिट्टम। नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस TNKAT के नाम से जान सकते हो, या फिर तमिलनाडु मॉडल ऑफ इरेडिकेशन ऑफ TB। ठीक है, ये एक TB फ्री इनिशिएटिव था 2022 में जिसका स्टार्ट किया गया था। और इससे अभी रिपोर्ट आई है, एक इंडिया जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में छपी थी ये रिपोर्ट, कि जो तमिलनाडु है 2024 में, तमिलनाडु के अंदर क्या 20% रिडक्शन देगा क्या टोटल TB डेथ्स में, 20% रिडक्शन। और 30% रिडक्शन देगा क्या अर्ली TB डेथ्स में, जो जल्दी हो जाती थी ना, टोटल में और अर्ली में। ठीक है, ये उनके साइंटिस्ट का कहना है ये, कि भाई उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखी गई है, इम्प्रूवमेंट हुई है, सीधी सी बात है, इम्प्रूवमेंट हुई है। और इसको और अच्छे लेवल पे इम्प्रूव करेंगे, इस चीज़ को
इम्प्लीमेंट करेंगे तो 50% भी होगा, 70% भी होगा। तो यही आर्टिकल है कि इसके बारे में हम जानेंगे कि इस तरीक़ा से जो तमिलनाडु का जो मॉडल है ना, हम इसको बाकी स्टेट्स में भी अप्लाई करके इस तरीक़ा से क्योंकि जो टीबी है ना, अगर इसकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए ना, अर्ली डायग्नोसिस, तो ये आराम से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और इसको बहुत जल्दी से ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है इसके अंदर। वही हमने बात की है इसके अंदर कि जो डाटा है वो शो करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट्स आप देख रहे हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि जानने की ज़रूरत है कि तमिलनाडु का मॉडल है टीबी का, क्या नाम है उसका, TNKET। ठीक है, तो ये है कि ये काम कैसे करता है। ईजी टू यूज़ टूल है, ईजी टू यूज़ टूल है। ये कैसे करता है, ये जो पेशेंट है सेवरली इल और जिनको जल्दी उसकी ज़रूरत होती है हॉस्पिटलाइजेशन की, उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्विक ईजी टू यूज़ टूल हेल्प करता है डॉक्टर को कि एक पेशेंट है, ये देखो 10 पेशेंट खड़े हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब इसमें से 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनको अर्ली डायग्नोसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इनको एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है इनको। तो ये जो टूल है ना, ये TNKET, ये यहाँ पर काम आता है कि आप, उनका क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पैरामीटर्स है। इसमें क्या होगा कि बॉडी मास इंडेक्स चेक होगा पेशेंट का, 15 सेकंड तक लेग को प्रेस करके देखेंगे, वो सब चेक। मैं आपको बस जानने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप ना समझ पाए। आंसर आपको ये सब नहीं लिखना है उसमें कुछ भी। अगर आपको आंसर लेने का मौका मिल जाए तो आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, मैं आपको एक अच्छी सा समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। बॉडी मास इंडेक्स देखा जाएगा, स्वेलिंग हो रही है लेग में नहीं हो रही है देखा जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, टीबी स्टेटस एंड क्लियर है, क्लियर है कि भाई क्लियर है कि नहीं है। और ये है कि अगर इतना बॉडी मास इंडेक्स होता है ना 14 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर, तो उसको, और कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं तो उसको जल्दी से जल्दी उसको शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल के अंदर। तो यहाँ पर क्या है ना कि पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच हो जाता है कहीं ना कहीं। अब ये 10 लोग हैं, 10 लोग में से 2 लोगों को, 8 लोग ठीक हैं कि हम इनको चलो थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं 1 हफ्ते का, लेकिन इनको 1 घंटे के अंदर अंदर इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो ये डिफ्रेंशिएटेड केयर मॉडल है जो वन साइज फिट ऑल की बात नहीं करता। अब सब की यहाँ पर BMI सबको चेक किया जा रहा है टाइम टू टाइम, सबको वही मेडिसिन दी जा रही है, सबको उतना ही डायग्नोस किया जा रहा है, नहीं। जिनको ज़रूरत है ना ज़्यादा, जिनको अर्जेंट ज़रूरत है ना इन 2 को, ठीक है, उनको जल्दी एक्सेस मिल सकता है हॉस्पिटल के अंदर इस टूल के तहत। आपको हम जल्दी आपको जल्दी डायग्नोस करेंगे और आपको जल्दी हॉस्पिटल में आप हमको एडमिट करा के आपका इलाज स्टार्ट करेंगे इन सब पैरामीटर्स के माध्यम से। ठीक है, इन सब पैरामीटर्स के माध्यम से जल्दी से जल्दी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है, इससे क्या होगा कि भाई जो अपना अभी तक जो पैरामीटर्स जो चेक होते थे उसके अंदर 1 वीक लगता था एक पेशेंट को चेक करने में। ठीक है, 1 पूरा वीक लगता था कि पहला BMI चेक कराइए, अपना ये चेक कराइए, रेस्पिरेटरी चेक कराइए, और रिपोर्ट जाती थी फिर लेबोरेटरी के पास। और यहाँ पर क्या, लेबोरेटरी इंडिपेंडेंट है, ये लेबोरेटरी की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये अपना आप ही कर लेते हैं सारा जो टूल है इसको काम। ठीक है, तो अभी ये काम क्या हो रहा है कि 1 दिन के अंदर अंदर हो रहा सारा काम। पहले जो 1 हफ्ते का काम होता था ना, अभी क्या है कि जो डायग्नोस है ना वो 1 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि ये पेशेंट स्पेसिफिक अप्रोच है, पेशेंट स्पेसिफिक, कि अगर जिसको ज़रूरत ज़्यादा होगी ना उसको जल्दी भेजा जाएगा, अर्ली डायग्नोसिस उसकी होगी। अगर ये थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं तो इनको टाइम दिया जाएगा। अगर यहाँ 5 लोग होते तो 5 लोग को जल्दी से जल्दी अर्ली डायग्नोसिस दी जाती है और उनको जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उनका जो इलाज है वो स्टार्ट किया जाता। तो अभी तक इसने जो है हॉस्पिटलेशन को रिड्यूस किया है। बात करें कि 98% जो डायग्नोस होते TB के, 93 को जो सेवरली इल थे उनको विदिन 7 डेज़ में ही उनको एडमिट कर लिया गया। 100 में से अगर बात करें तो 93 को ले गए वो हॉस्पिटल के अंदर अर्ली डायग्नोसिस करते हुए कि भाई आपको सीधा हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है कि बहुत जल्दी जो प्रीवियस सिस्टम जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था अब उसको कम कर दिया गया है। ठीक है, एक TB सेवा पोर्टल भी, TB वेब एप्लीकेशन पोर्टल भी जो है लॉन्च किया है सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने, जिसमें जो पैरामीटर्स हैं, रिकॉर्डेड पैरामीटर्स हैं, उनको यूज़ किया जाएगा ताकि जो प्रोबेबिलिटी है वो देखी जा सके कि ठीक हो सकते हैं, बच सकते हैं, कि इनका क्या सिचुएशन आगे हो सकती है।
पॉजिटिव आउटलुक उसका देखने को मिला हुआ है। तो यही है कि डिफरेंशिएटेड टीबी केयर मॉडल है ये तमिलनाडु सरकार का, और अगर इसको कहीं पे दूसरे स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये टीबी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। अब ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, क्योंकि इंडिया क्या है कि अभी तक हाईएस्ट टीबी बर्डन ग्लोबली हमारा ही है। कितने केसेस हैं टोटल? 28 लाख केसेस हैं। 26% ग्लोबल टीबी बर्डन है 2023 में ग्लोबली अगर बात करें तो टीबी का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। और इंडिया ने अभी तक 3.15 लाख डेथ्स देखी हैं टीबी की 2023 में। अब ये जो डिफरेंशिएट केयर मॉडल है तमिलनाडु का, ये एक बहुत अच्छा टूल है। अगर हम इसको दूसरे स्टेट्स में भी, अगर यहाँ ये तमिलनाडु है, अगर इसको कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और जो गरीब स्टेट्स हैं हमारे देश के, या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, या फिर जो थोड़े रूरल एरियाज़ है, अगर उनमें भी इम्प्लीमेंट किया जाए हेल्थ सेंटर्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जैसे आयुष भारत के तहत, तो इसमें जो टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम है ना सरकार का, उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है, एक तरीक़े से हेल्प मिल सकती है भारत सरकार को। तो इस तरीक़ा से अप्रोच अपनाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि जो टीबी है उसको ख़त्म किया जा सके जड़ से। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अगर इसका अर्ली डायग्नोस हो जाए ना, तो उसको बहुत आसानी से प्रिवेंट और क्योर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने टीबी के बारे में पढ़ा। अगर आपको कहीं भी आंसर लिखने को मिले तो आप बस 4 लाइन लिखिए। मैंने आपको सबको पढ़ाया, देखो मैं नहीं चाहता कि आप सब कुछ लिखो, इतना लिखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और टीबी के जो और भारत सरकार ने जो स्कीम चला रखी हैं उसके लिए, अगर आप किसी स्टेट पीसेस में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि आप लिख सकते हैं ये सब भी, टीबी मॉडल उत्तर प्रदेश में भी या बिहार में भी आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, कि तमिलनाडु में एक मॉडल है जो वहाँ पर हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात करें यूपीएससी मेंस की, तो वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, थोड़ा इतना स्टार्टिंग में लिख के। और टीबी जिस ये है ना जो डिफरेंशिएटेड मॉडल, जो है डिफरेंशिएटेड केयर मॉडल, इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या उसकी इम्प्रूवमेंट रही, ठीक है। तो आप आराम से 5 से 8 लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं इस मॉडल से रिलेटेड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप। एआई हमने चाइल्ड हेल्थ केयर में पढ़ा, चाइल्ड केयर में पढ़ा, ठीक है, वुमेन के एम्पावरमेंट में पढ़ा, और भी चीज़ों में पढ़ा था हमने एआई बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक्स में। तो आज देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किस तरीक़ा से इंपॉर्टेंट हो सकता है। GS3 का टॉपिक है ये, ठीक है, GS3 का। और देखते हैं क्या है इसके बारे में। तो एक मुझे छोटी सी चीज़ बताइए, आप सब कुछ छोड़िए, आप खुद से सोचिए कि ये एक फैक्ट्री है और इसमें 100 वर्कर काम कर रहे हैं, 100 वर्कर काम कर रहे हैं या 1000 वर्कर काम कर रहे हैं। अब उनकी 12-12 घंटे की शिफ्ट लगती है, 12 घंटे की 500 वर्कर्स की और 12 घंटे की 500 वर्कर्स की, ऐसे ही काम होता है डे एंड नाइट अगर हम बात करें तो। या 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट लगती है, कुछ भी, चलो मान लेते हैं कुछ भी, ये सब छोड़ो, 12-12 घंटे की शिफ्ट लगती है उनकी। अब काम बढ़ रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन उतनी नहीं हो पा रही है, सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, वो सब चैलेंजेस चलते ही रहते हैं किसी ना किसी फैक्ट्री में। अब सोचिए कि यहाँ एक मशीन लग गई है एआई की, एक या दो मशीन लग गई है, तो इनको कितनी हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। जो काम इंसान कर रहे थे वो काम अब मशीन कर पाएंगी, उनकी हेल्प कर पाएंगी। मैं यहाँ रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हेल्प की, ठीक है। एक इनविजिबल हैंड की बात होती है ना इकोनॉमी के अंदर, तो ये इनविजिबल यहाँ तो विजिबल है कह रही है, तो एक विजिबल हैंड की बात हो रही है यहाँ पे एक सपोर्ट के तौर पे, ठीक है। तो यही टॉपिक है कि किस तरीक़ा से काम को ईज कर सकती है मशीन। कंप्यूटर है, पहले करोड़ इतना डॉक्यूमेंट रहता था, क्या इतना डाटा रहता था, उसको मैनुअली सबको यूज़ किया जाता था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि कंप्यूटर से हो रहा है, एक क्लिक पे किसी चीज़ को सर्च करना होता था तो बुक्स पढ़नी पड़ती थी, उनके नोट्स बनाने पड़ते थे, किसी से पूछना पड़ता था, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जाके। आज क्या, गूगल पे सर्च करो, अपनी रिसर्च करो। तो ये एआई से क्या काम नहीं हो रहा क्या? मशीन लर्निंग हो गया, आजकल तो जनरेटिव एआई का काम चल रहा है ना, जनरेटिव एआई का। तो यही है टॉपिक, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंडिया का जो अडॉप्शन है एआई इन मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा स्लो है। कितना है? 8% है सिर्फ, अगर बात करें 2024 की। और ग्लोबल एवरेज कितनी है? 37%। तो कहीं ना कहीं कम है, 4 गुना ज़्यादा है, करीब करीब 4 से 5 गुना ज़्यादा। इसके बावजूद भी इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितना पैसा खर्च कर रही है एआई पे? करीब करीब 12,000 करोड़,
ठीक है, 1.48 मिलियन। और इसको बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं 5.8 बिलियन बाय 2025, ठीक है। और 2029 तक इसको 39 करीब करीब 40 बिलियन डॉलर की इसको हम एआई को हम बूस्ट करने की सोच रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट की बात करें तो वो करीब करीब 180 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगी 2029 तक, ठीक है। अब बेनिफिट्स आपको सबको पता ही है एआई इन मैन्युफैक्चरिंग के। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी फील्ड में आ गया तो एफिशिएंसी बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, ठीक है। एफिशिएंट होंगे ज़्यादा ऑपरेशंस, क्वालिटी कंट्रोल को कम करेगा, ये डिफेक्ट्स को कम करेगा। जो डिफेक्ट्स हो रहे हैं एकदम प्रिसाइज मेजरिंग होती है किसी भी चीज़ की, 0.05। आदमी गलती कर सकता है इसमें 1%, मशीन नहीं करेगी ना अगर उसको उसी चीज़ के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है तो यहाँ ज़रूरत हो जाती है ना क्वालिटी कंट्रोल में एआई की। तो रिड्यूस करेगा डिफेक्ट को, और जो इंडस्ट्री के कंप्लायंस नॉर्म्स हैं उनके कंप्लायंस के साथ उसको इम्प्रूव करेगा। जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनके साथ उस चीज़ को, नॉर्म्स जो हैं कंपनी के, उनको इम्प्रूव करेगा। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो जाएगी। कैसे? रिड्यूस करेगा डाउन टाइम को, ऑप्टिमाइज़ करेगा असेट की यूटिलाइजेशन को। कोई मशीन है वो ख़राब होने वाली है, उससे पहले ही उसको प्रिडिक्ट कर लेगा ना, ये तो होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। एक मशीन है वो वियर एंड टीयर की सिचुएशन में आ चुकी है, तो उसकी एफिशिएंसी कम होने से पहले, प्रोडक्शन कम होने से पहले मशीन उसको प्रोडक्ट करेगी, उसको पूरे को स्कैन करके, और टाइमली उस पर इंटरवीन होगा ना, टाइमली उस पर फिर काम किया जाएगा कि इस मशीन को या तो रिप्लेस करो या इसको ठीक करो। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो गया। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन होगी, मैनेज करेगा इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री क्या होती है? एक लिस्ट होती है हैव्स और हैव्स नॉट की। डिमांड को प्रेडिक्ट करेगा मार्केट में किस तरह की डिमांड हो सकती है, कहीं ओवर सप्लाई ना हो जाए, कहीं अंडर सप्लाई ना हो जाए। डिमांड और सप्लाई बराबर होनी चाहिए ना। और एनहेंस करेगा सप्लाई चेन विजिबिलिटी को, ठीक है। वर्क फोर्स ऑगमेंटेशन, किस तरीक़ा से जो एआई है, जैसे मैंने बताया कि पहले कंप्यूटर नहीं होते थे तो किस तरीक़ा से मैनुअल वर्क होता था। आज कंप्यूटर हो गए थे जब, उसके बाद कितना ज़्यादा काम जीमेल, ईमेल, इन सब पे हो गया, वर्ड एक्सेल आ गया, और भी ज़्यादा चीज़ें आ गई, ठीक है। इसमें अब तो चैट जीपीटी है, और भी एआई टूल्स हैं जो हम हमारे जो सर्च को और भी ज़्यादा बेटर इम्प्रूव करते हैं, रिसर्च को, ठीक है। या हमको कोई चीज़ ढूंढनी खोजनी होती है, कुछ पता करना होता है, तो पहले सिंगल क्लिक पे हो जाता है। आप सब गूगल जब आप सर्च करते हो तो उससे पहले एआई का एक छोटा सा आता है ना लिखा, उसके बाद में किसी का ब्लॉग छपा होता है ना, किसी इंस्टीट्यूट का या किसी और पब्लिकेशन का, न्यूज़पेपर का। तो एआई तो करेगा ही ना असिस्ट वर्कर्स को फिजिकली। कोई अब आप देखते हो कि जैसे ये मशीन्स हैं, ये री मशीन ये करेगी असिस्ट, इस तरीक़ा से आपने देखा होगा ना कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यही तो होता है। बड़ी बड़ी मशीन्स को, वो मशीन्स ऐसे तरीक़ा से उठाती हैं बड़े बड़े पार्ट्स को, जो कार के पार्ट्स होते हैं। यही हो रहा है ये, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देने के लिए। और इनहेंस करेगा डिसीजन मेकर। कैसे? एआई प्रोवाइड करता है रियल टाइम डाटा, सिचुएशन क्या है आज के टाइम में, रियल टाइम एकदम। और जो बेटर डिसीजन मेकिंग होगी उसको और भी इम्प्रूव करेगा। एप्लीकेशन वही है जो हमने सब पढ़ा, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग, एनर्जी कंजप्शन को ऑप्टिमाइज़ करेगा, कहीं ज़्यादा एनर्जी खर्च ना हो रही हो, बेटर एनर्जी एफिशिएंसी यूज़ हो, ठीक है। सेफ्टी की बात करें तो वर्कर्स की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एआई उस चीज़ को भी, जैसे हमने बात की, ये मेंटेनेंस है, अगर कोई मशीन है वो ख़राब होने की स्थिति में जिससे किसी वर्कर की हेल्थ को इशू हो सकता है, तो ये सेफ्टी मॉनिटरिंग का भी तो काम करता है ना, कि इसको या तो रिप्लेस कीजिए, इसको ठीक कीजिए। ये सब मेंटेनेंस का ही तो काम होता है ना। क्वालिटी की हमने बात की कि किस तरीक़ा से रिड्यूस करेगा डिफेक्ट्स को। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, डिमांड फोरकास्टिंग करना, ये सब करना, डिमांड, ठीक है। और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन तो है ही, वेल्डिंग, असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल, तो ये सब हमने जाना, ठीक है। डिजिटल बैकबोन है एआई, बिल्कुल है, किसी भी इंडस्ट्री में डिजिटल बैकबोन हो सकता है। जनरेटिव एआई का टाइम आ गया है। किस टाइम पे आपने देखा होगा कि मॉडल होता है उसमें टाइप करते हैं कुछ भी कि एक कप बनाओ, एक कप बनाओ, या एक कार का मॉडल बनाओ, टॉय कार। जनरेटिव एआई ये तो होती है। ऊपर से वो प्रोटोटाइप टाइप का बना देते हैं, ये लेज़र पड़ती रहती है ऊपर से, और वो नीचे मॉडल नीचे से ऐसे 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 तैयार होकर ये कब बन जाता है एक, ठीक है। तो यही तो है जनरेटिव एआई। इमेज जनरेट करना, मॉडल जनरेट करना, प्रोटोटाइप जनरेट करना, तो ये जनरेटिव एआई का काम है। और ये जो डिज़ाइन प्रोसेस उसको स्ट्रीमलाइन करता है विद रिक्वायरमेंट्स।
चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस तो हैं ही, क्योंकि सबसे पहले तो देखो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं अगर एआई आता है तो क्या होता है। सबसे पहले तो कॉस्ट महंगा है ये लाना, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। स्किल गैप है हमारी कंट्री के अंदर, अभी भी वर्कर्स के अंदर उतनी जो स्किल हैं वो नहीं दे पाए हैं विद टाइम, उसकी भी ज़रूरत है। हेजिटेशन है यूज़ करने में, कहीं जो वर्कर्स हैं उनको ना कम कर दिया जाए इंडस्ट्री से, ये भी तो हेजिटेशन रहती है ना कि हमारा काम कल को मशीन छीन लेगी। तो डाटा क्वालिटी की बात करें तो एआई तो पूरा डिपेंड होता है ना डाटा पे, तो एक्यूरेट और रिलायबल डाटा कितना है उसकी भी एक कंसर्न होता है। डाटा गवर्नेंस की बात करें, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डाटा जो दिया जा रहा है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एथिकल इम्प्लीकेशंस यही है ना कि रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट होना चाहिए। वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी अगर जॉब छिन गई तो ये एआई का फिर क्या काम हुआ। एआई का तो काम होना चाहिए ना कि एक सपोर्टिंग हैंड की तरह काम करे, ना कि खुद दोनों हाथों से काम करे और जो कमाने वाले लोग हैं वो चले जाएं वहाँ से, तो ये नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, तो भारत का क्या है कि एआई है जो इंटीग्रल पार्ट होगा, बिल्कुल होगा और हो रहा है अभी फैक्ट्री ऑपरेशन में। तो इस पे क्या है कि इंडिया को डोमेस्टिक प्रोडक्शन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पहले तो, और दूसरा कि किस तरीक़ा से हम वर्कर्स को और एआई को दोनों को साथ लेके चल सकते हैं और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को किस तरीक़ा से बढ़ा सकते हैं और ग्लोबली हम मोर कम्पिटिटिव किस तरीक़ा हो सकते हैं एआई के साथ मिलके। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया में। तो अभी भी बहुत सारे प्लांट्स जो लगे हैं उनमें एआई का बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा, एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल हमने पढ़ा कि आप इसको ना बहुत आराम से लिख सकते हैं 250 वर्ड का कहीं पे भी। अगर एआई का आपसे पूछ रहे ना आपसे, और पूछेगा ही क्या क्या ही पूछेगा आपसे, कोई स्कीम्स डाल सकते हैं तो डाल देना, ज़रूरत पड़ेगी मैं डाल दूंगा इन फ्यूचर। अगर कोई आर्टिकल आपको आता, ज़रूर आते रहते हैं, तो मैं डाल दूंगा कोई स्कीम। तो यहाँ से आप अपना 200 या 250 वर्ड का आंसर आराम से लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये भारत सरकार की एक स्कीम है पीएम ई ड्राइव स्कीम। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्कीम है ये, और जो मोबिलिटी बढ़ाने की है ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको एनहेंस करने की स्कीम है ये। इसके बारे में न्यूज़ आई है, किस तरह की न्यूज़ आई है कि जो सेंटर है वो कुछ पैसे दे रही है, कितने 500 करोड़ रुपए। क्यों दे रही है? ताकि जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं उनको आप खरीदो, हम उसमें सब्सिडी देंगे। कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है इस चीज़ को भारत सरकार कि आप इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदिए और हम इसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, टोटल एलोकेशन कितनी है इसकी अगर बात करें तो 500 करोड़ का आउटले रखा गया है। लेकिन अगर स्कीम की बात करें तो स्कीम का जो टोटल आउटले है वो है करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए, राउंड की बात करें तो। ठीक है, 2024 में आई थी अक्टूबर में, और इस स्कीम का यही है कि कहीं ना कहीं जितना भी ये ट्रक्स हो, एम्बुलेंस हो, ऑटोज़ हो, रिक्शाज हो, इनमें सब में इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाया जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो मोबिलिटी उसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जाना चाहिए, पॉल्यूशन को कम किया जाना चाहिए। ये इंसेंटिव है स्कीम की। 9,60,000 रुपये देंगे पर व्हीकल को, अप फ्रंट रिडक्शन होगा ये परचेज पे, और इसको जो अमाउंट है वो रियम्बर्स हो जाएगी अगर आप पे करते हैं टू ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जिससे आप खरीद रहे हो ना उसको सीधा रियम्बर्स हो जाएगी विया द पीएम ई ड्राइव पोर्टल। ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा मैंने टॉपिक बताया आपको। जानने की ज़रूरत क्या है कि ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, सबसे पहले हमने बात करी स्कीम के बारे में। 500 जो ट्रक्स हैं, ठीक है, उनके परचेज़ में $5 बिलियन रुपीज़ का एक तरीक़े से सब्सिडी दी जाएगी हर ट्रक पे 9,60,000 रुपये की। ठीक है, 9,60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और टोटल आउटले है, अक्टूबर 2024 में स्कीम आई थी, इसको 1 साल हो जाएगा, 2-4 महीने में, 2-3 महीने में। और इसमें क्या है कि करीब करीब 11,000 रुपये की टोटल आउटले है स्कीम की, ये हमने बात की। अब इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला पॉल्यूशन कंट्रोल। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है, पॉल्यूशन तो कंट्रोल होगा ही ना, क्योंकि ना तो कोई फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, ना कोई कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, ना कोई CO2 रिलीज़ हो रही है, ना कोई SO2 रिलीज़ हो रही है। पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। दूसरा, एड्रेसिंग करेंगे दिल्ली की एयर क्वालिटी को। 1100 ई ट्रक तो दिल्ली के लिए ही इसमें लाए गए हैं कि भाई जो प्रोविज़न है एक पूरा कि भाई 1100 ट्रक दिल्ली को दिए जाएँ, ताकि जो पॉल्यूशन है वहाँ पर आए दिन देखो आप CAQ में मेजर्स लगाए जाते हैं,
या फिर क्वालिटी ऑफ एयर कंट्रोल मैनेजमेंट के जो वहाँ पर रेगुलेशंस होती हैं वो अप्लाई कर जाती हैं। ई-वन नोट स्टार्ट हुआ था पुरानी सरकार में, और अभी भी जो ओल्ड व्हीकल्स हैं जो 10 साल से पुराने हो चुके हैं डीजल के, और 15 साल से पुराने हो चुके हैं पेट्रोल के, आपने नोटिस देखा होगा लगा हुआ, न्यूज़ में पढ़ा होगा, उसको बढ़ा दिया गया हालांकि डेट को, कि आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पे, या डीजल नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा आपको, आपको कोई सर्विस नहीं दी जाएगी। तो ये सरकार कर रही है ना वहाँ की दिल्ली सरकार, अभी जो चेंज हुए रेजिम वहाँ पे दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, 1100 ट्रक्स लेकर आए हैं, लाने का प्रावधान है इसमें, तो दिल्ली की एयर क्वालिटी को कम करने के लिए। भारत की स्कीम फाइनेंस स्कीम्स है कि भाई इलेक्ट्रिक ट्रक्स को सपोर्ट करो, ई व्हीकल्स को। ये तो भारत सरकार की बहुत पहले से सोलर ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंस है ना फॉसिल फ्यूल्स पे, उसको कम करना। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पंचामृत उन्होंने अपने घोषणा की थी पंचामृत की, उसको भी ये फुलफ़िल करती है ना। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पायनियरिंग एक तरीक़े से स्कीम है ये। दूसरा ये कंटिन्यूटी है फेम स्कीम की। फेम स्कीम आपने पढ़ी होगी, जिसके अंदर फास्ट अडॉप्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात की, तो उसमें इलेक्ट्रिक ट्रक्स का कहीं वो पे बात नहीं थी। तो एक तरीक़ा से उसका कंटिन्यूशन लगा सकते हैं उसको फेम स्कीम्स का, कि उसमें ट्रक्स की कोई बात नहीं की, तो ट्रक्स की बात यहाँ हो गई है PM ई ड्राइव के अंदर। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करता है, ये हमने पढ़ाई किया, चाहे वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हो या 3 व्हीलर्स हो, एम्बुलेंसेज हो और अदर इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, और कुछ भी हो सकता है। और ये न्यू इंसेंटिव है ट्रक का। डिमांड साइड पुश है, इनकरेज करेगा डिमांड को फॉर इलेक्ट्रिक ट्रक बाय ऑफरिंग अ रीजनेबल सब्सिडी। 9,60,000 रुपये की सब्सिडी थोड़ी थोड़ी होती है, कम थोड़ी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं इनकी डिपेंडेंस कम हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिपेंडेंस बढ़े। समझे? तो ये हमने आर्टिकल पढ़ा, GS3 का आर्टिकल है ये, और बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। 150 वर्ड में आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कहीं से भी। और ये हमने पढ़ा, और इसके बारे में बहुत अच्छे से कोई और आर्टिकल आता है पूरा 250 वर्ड का होलिस्टिक, तो हम उसको भी पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये है टॉपिक द हिंदू का लिया था मैंने, शायद द इंडियन एक्सप्रेस, उससे अलग नहीं है ये। ठीक है, सैटरडे को आया था ये, तो वहाँ से लिया है आर्टिकल की। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट आई है 2025 की, और उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं कि अभी भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। बात करें कि इंडिया के अंदर स्पेसिफिक, इंडिया की रिपोर्ट निकाली है, तो उसने इंडिया की रैंक काफ़ी कम आई है, 131 आई है, 1 आउट ऑफ 148 कंट्रीज़ में, जो कि लो स्कोर हो जाता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें, हेल्थ करें, सर्वाइवल की बात करें, तो इंडिया अभी भी बहुत सारे कहते हैं ना, देखो रिपोर्ट की बात करें हम सीधा, मैं अपना कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ, रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया अभी भी जेंडर इक्वलिटी से काफ़ी दूर है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये इसने बात की है। इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है, राइजिंग पावर है, ठीक है, उसके बावजूद भी इंडिया क्या है, होम है वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन की, उसके बाद भी कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो जेंडर इक्वलिटी गैप को और ज़्यादा बड़ा करते हैं। ठीक है, अगर वो गैप इतना है तो इतना, मतलब आप समझने के पर्पज से समझिए इस चीज़ को, कि अभी भी बहुत दूर हैं, ऐसा रिपोर्ट का कहना है, और एक सॉम्बरिंग रिमाइंडर है जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी जेंडर पैरिटी की। ठीक है, क्या है इश्यूज़, क्या क्या हैं जो जेंडर गैप को बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला, स्कोर तो लो है, 148 कंट्रीज़ में से 131 रैंक इंडिया की। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अभी भारत सरकार बिल ले गए थे ना, वुमेन रिजर्वेशन बिल इन पार्लियामेंट और असेंबलीज़ में, तो ऐसे बिल्स की ज़रूरत ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आने वाले टाइम में, और सरकार ला भी रही है इस चीज़ को। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं है अभी भी। गांव की बात करें तो सरपंच पति का अभी भी लगा, वहाँ पे जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपने मूवी देखी होगी, सीरीज़ देखी होगी अमेज़ॉन प्राइम पे, पंचायत, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक इशू दिखाया जाता है। वो एक्टर हैं, वो जो सरपंच होते हैं एक्ट्रेस, उनकी पत्नी, तो सरपंच पति का वो है प्रावधान है, अभी भी कल्चर है बहुत ज़्यादा, पीछे रहती हैं बैकफुट पे ही। असेंबली के अंदर जो है, स्टेट असेंबली हूँ चाहे सेंट्रल असेंबली हूँ, उनके अंदर पार्टिसिपेशन बहुत कम है, या करती भी हैं तो सिर्फ अपने स्पाउस को ही कहीं ना कहीं उनके नाम पे ही इलेक्शन लड़ती हैं। एजुकेशन और हेल्थ की बात करें तो अभी भी अटेनमेंट है जो एजुकेशन की, वो बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट है। ठीक है, वो ज़्यादा इंसफिशेंट है। सेक्स रेशो एट बर्थ रिमेंस लो, जो बर्थ के टाइम पर सेक्स रेशो होना चाहिए ना, वो अभी भी कम है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सन की प्रेफरेंस अभी भी ज़्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है मैन की, वुमेन की मैन से, क्यों? बीमारी ज़्यादा हो जाती हैं, एनीमिया है। नियरली 57% ऑफ इंडियन वुमेन, कितने एज ग्रुप 15 से 49 के बीच में, सबको बहुत ज़्यादा, मतलब करीब करीब देखो ना आप, करीब करीब 60% हो जाता है ये। तो ये एनेमिक है,
बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी, एनीमिया के बारे में हमने आर्टिकल पढ़ा हुआ है ना, एक एनीमिक है जो उनकी प्रोडक्टिविटी और वेलबींग को इम्पेक्ट करता है। क्रॉनिक नेग्लेक्ट है किसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। मैटरनल मोर्टिलिटी पे हमने आर्टिकल पढ़ा था, है नहीं। प्रिवेंटिव केयर पे, उसमें बहुत ज़्यादा नेग्लेक्शन है इस तरीका का देखा जा गया है। न्यूट्रिशन की कमी है, गांव की औरतें, रूरल औरतें हैं, कितने जो एक क्रॉप हो गई, 2 क्रॉप हो गई, उस पर डिपेंडेंट रहती है, खानी नहीं है, खाने को नहीं है, फार्मिंग डिस्ट्रेस है, गरीबी है, फ्लड्स हैं, माइग्रेशन है। सबसे ज़्यादा उस पर अगर इफेक्ट पड़ता है तो किस पे पड़ता है, वुमेन पे तो पड़ता है। बजट एलोकेशन की बात करें अगर हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, तो प्राइमरी केयर लेवल पे तो वो भी कम है अभी, इस तरीका का कहना है। जो बहुत ज़रूरत हो जाती है वुमेन की वेलबींग को और उनकी एक्सेस जो बेसिक सर्विसेज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। इंडिया की रैंक काफ़ी कम है अगर बात करें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी सब इंडेक्स के में। इंडेक्स जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना है कि भाई इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन तो अब हमने पढ़ा ही ना अभी। जेंडर गैप है वर्कफोर्स में, अभी भी अगर वुमन काम करें तो हम $770 बिलियन हम बढ़ा सकते हैं इंडिया के जीडीपी में बाय 2025। ये तो बोलना है ना मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट का। वुमेन आज भी कम कर रही है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बहुत कम है, लेस देन अ थर्ड ऑफ व्हाट मैन डू। जितना औरत कमा रही है, 100 रुपये अगर आदमी कमा रहा है तो वुमेन 30 रुपये कमा रही है, ये कहना है रिपोर्ट का। और जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। कहाँ काम कर रही है, इनफॉर्मल सेक्टर में, वो भी एज अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है, वो भी एज अ हेल्पिंग हैंड काम कर रही है। बिजी कहाँ रह रही है, इनफॉर्मल वर्क में, सब्सिस्टेंस वर्क में, उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन नहीं ले पा रही। क्यों नहीं ले पा रही, एम्पावर नहीं है ना, एम्पावरमेंट नहीं है। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो आप किसको कन्विंस कर पाओगे आपकी ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। कहेंगे कि भाई आप अगर इस चीज़ को बोल रहे हो तो आप बताओ, आपके हिसाब से चलते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास वॉइस नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, स्पेस में आप नहीं बैठ पाओगे ना फिट समाज के हिसाब से। अनपेड केयर वर्क है, घर में जो माएँ हैं, जो बड़ी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जो काम करती आ रही हैं, बच्चों को पालना, घर के और भी काम करना, जो सफाई करना, खाना बनाना, ये अनपेड केयर वर्क में ही तो आते हैं। टाइम और एनर्जी सब इसमें ही जा रहा है वुमेन का। फिर वो ना तो न्यूट्रिशन, घरों में मैं बताता हूँ आपको, रूरल एरियाज़ को मैं बताता हूँ, गांव की महिलाएं होंगी रूरल बैकग्राउंड का और शहर के भी, एक उनका कहते हैं कि एक रूल है कि जब तक वो सबको खाना नहीं खिलाएंगे वो खाना नहीं खाएंगे। जब तक बच्चे बड़े सब खाना नहीं खा लेंगे हम खाना खाएंगे। दूसरा, जब घर का काम नहीं हो जाएगा तब तक नहाएंगे नहीं, तब तक खाएंगे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन में कमी है, ये बहुत बड़ा रोल है ना ऐसे इनके डिसीजंस का। क्यों, घर का सारा काम तो महिला को करना है ना। घर का सारा काम अगर महिलाएं करेंगी, जो जिसकी रिकॉग्निशन भी नहीं मिल रही है अनपेड केयर वर्क की, तो फिर ना तो वो काम कर पाएंगी, ना वो अपने हेल्थ का ध्यान रख पाएंगी, और ना कमा पाएंगी कहीं पे जाके। डिसीजन मेकिंग में नहीं रहेंगे, घर का काम भी करते हैं, डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पाते, और अपने हेल्थ के भी साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। बात करें वुमेन की, तो वुमेन कम से 7 गुना काम ज़्यादा करती है अनपेड डोमेस्टिक वर्क। अगर आदमी की बात करें, आदमी क्या बाज़ार जाके सब्जी ले आएंगे, कुछ दूध ले आएंगे, लेकिन महिलाएं तो पूरा काम करती है ना। आप देखिए कि जो काम घर की वुमेन करती हैं, अगर आप उस काम के लिए कोई मेड लगा लेते हो ना, मेड या कोई भी हेल्पर, तो आप उसकी सैलरी देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा काम करते हैं। ये अनपेड केयर वर्क बोलते हैं इसको, अनपेड केयर वर्क, ठीक है। तो ये एक वैक्यूम है सोसाइटी के अंदर, जो दिखाता क्या है कि ये जेंडर और इकोनॉमिक ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट वही होता है ना जो दिखता नहीं है, जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो ये जेंडर और इकोनॉमिक, ना तो जेंडर इक्विटी हो रही है, ना इकोनॉमिक इक्विटी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इन एरियाज़ को टारगेट करने की ज़रूरत है। होना क्या चाहिए, तो इन्वेस्ट करें केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। चाइल्ड केयर सेंटर, अगर कोई वुमेन काम करना चाहती है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता रहती है कि मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, या मेरे घर में जो मम्मी पापा हैं, जो सास ससुर हैं, उनको कौन संभालेगा। तो उसके लिए चाइल्ड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए ना, क्रैशी फैसिलिटी हो गई, ठीक है। तो उस तरीक़ा से जब सरकार जैसे अपना साउथ कोरिया है और युगांडा है, ये उरुग्वे है, इन कंट्रीज़ ने क्या है कि इन्वेस्ट किया काफ़ी ज़्यादा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो तभी तो साउथ कोरिया जैसी कंट्री है ये काफ़ी ग्रो कर गई ना, ये ईस्ट एशिया के अंदर।
उरुग्वे जैसी कंट्री हैं अमेरिका, साउथ अमेरिका में, ये ग्रो कर रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट होना चाहिए। और जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है, स्ट्रक्चरल एकदम बेसिक्स की बात करें कि भाई जो जेंडर इक्वलिटी है ना, उसको सेंट्रल थीम बना के काम करना पड़ेगा, ताकि जो डेमोग्राफिक चेंज आने वाले टाइम में होने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या है, फर्टिलिटी रेट तो डिक्लाइन हो गया, टोटल फर्टिलिटी रेट, वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ना आने वाले टाइम में। और ये जो पॉपुलेशन है, जो आज की जो जनरेशन है, जो अभी यूथ है, और ये किस चीज़ से ग्रसित है, एनीमिया से, ठीक है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, अनपेड केयर वर्क हो रहा है। तो इनमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ना, तभी तो आगे जाके ये एक असेट की तरह काम करेंगे, ब्रेन्स की तरह काम करेंगे। ये अगर हैंड्स की तरह काम नहीं कर पाए तो ब्रेन्स की तरह तो काम करेंगे ना। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज उन पर काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करना, इन्वेस्ट करना, टाइम यूज सर्वे होने चाहिए, जेंडर बजटिंग बढ़ानी चाहिए सरकार को, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिस तरीक़ा से कंट्रीज है साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और उरुग्वे। रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो वुमेन का पॉलिसीज है उनमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्या, वुमेन का अनपेड वर्क। अब सरकार जैसे योजना लेकर आई हैं, महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना है, या भारत सरकार की और भी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिए जाते हैं, कैश इंसेंटिव, स्किल प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। वुमेन की नीड को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इन्वेस्ट करनी चाहिए पॉलिसीज़ में। तो वुमेन को ना बेनिफिशियरी के तौर पे नहीं, बिल्डर ऑफ इकोनॉमी के तौर पर देखना चाहिए। की लाइन ये है, मैंने जैसे बताया कि इंडिया के जो डेमोग्राफिक टर्नआउट हो रहा है, टर्निंग पॉइंट है कि जो 60+ लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो डबल कर जाएगी, और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है गिर रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, रिप्लेसमेंट रेट जो आ चुका है वो 2.1 हमने पढ़ा था, 1.9 आ चुका है, ठीक है। तो जो केयर है ना एल्डरलीज की, उसकी जो डिमांड है ना वो बढ़ जाती है कि आप इनमें इन्वेस्ट कीजिए, हैंड्स नहीं ब्रेन पे सब इन्वेस्ट कीजिए ना। अगर कल को जाके ये बड़े बुजुर्ग हो जाएं आज से 15-20 साल बाद, 30 साल बाद, तो इनका जो दिमाग है वो तो काम करना चाहिए ना, ताकि ये लोगों को गाइड कर सकें। तो इसीलिए ये जो ज़रूरी हो जाती हैं इंटीग्रेटेड पॉलिसी ज़रूरी आती हैं कि भाई हेल्थ, लेबर, सोशल प्रोटेक्शन सब साथ होना चाहिए, और डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक नेसेसिटी की ज़रूरत है किसमें, जेंडर इक्विटी में, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने पढ़ा और जाना कि जेंडर गैप रिपोर्ट आई है, किस तरीक़े से इंडिया के अंदर अभी भी इश्यूज़ हैं, एनीमिया है, एजुकेशन है, सेक्स रेशो एट बर्थ है, सन की प्रेफरेंस है अभी भी, और अनपेड केयर वर्क है, घर के डोमेस्टिक काम में ही 7 से 8 घंटा जा रहे हैं, 7 गुना काम कर रहे हैं मेल से ज़्यादा, मेन से ज़्यादा। तो ये सब इश्यूज़ हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्कूल्स नहीं जा पा रही हैं घर के काम के चक्कर में, जो छोटी बच्चियां हैं आज भी। अभी कल मैं आपको पढ़ाऊँगा कि किस तरीक़ा से अगर ड्रॉट आता है ना, ड्रॉट, अकाल, तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस कितनी बढ़ जाती है वुमेन के ऊपर। ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था, उसका मैं डालूंगा कल आपके लिए। तो आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं जो वुमेन है सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर बर्डन पड़ रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे वो ड्रॉट हो, चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे वो कहीं पे कहीं फ्लड की जगह से माइग्रेट करना पड़ रहा हो, कुछ भी हो, तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होते हैं ना वो वुमेन और चिल्ड्रन ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने वुमेन के बारे में बात की, और भी अच्छे से जानेंगे। कोई और टॉपिक आता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक अच्छा सा आंसर बना के, ठीक है। तो यही थे आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने लास्ट तक सारे टॉपिक्स देखे तो रिवीजन हम कर लेते हैं छोटी सी एक।